अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और मैं हूं नादिया राजपूत। पीएसएल अपने पूरे जोबन पर है और इस दफ़ा तवक्कुआत पर बहुत सारे सरप्राइजेज आ रहे हैं, क्योंकि जिन खिलाड़ियों से तवक्कुआत ज़्यादा थी उनसे तवक्कुआत कहाँ पहुंची हैं और जिनसे कम थी उनसे तवक्कुआत कहाँ पहुंची हैं, या ये सरप्राइज हैं या तवक्कुआत के मुताबिक हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार, क्रिकेट के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुश्तबा हसन, और मेरे साथ मौजूद हैं अली आदिल आवान। मैं आप दोनों को स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूं। और सबसे पहले हम बात की इब्तिदा करते हैं कि आज फिर बाबर आजम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने तेज तरीन 10,000 रन बना दिए। क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के हवाले से? सबसे पहले बाबर आजम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा बाबर आजम को हमेशा से तनकीद का निशान रहा है कि वो स्कोर करते हैं लेकिन स्लो रन रेट पे करते हैं, स्ट्राइक रेट पे करते तो हैं। ये हैरानी की बात नहीं कि तेज तरीन 10,000 आप बाबर आजम का स्कोर निकाल दे तो टीम का स्कोर मैच 70-80 भी नहीं बनेगा। तो ये हमेशा से ये पाकिस्तान टीम में भी जब वो है तो यही सिनेरियो रहता है, और आज पीएसएल में भी देखा है, पिछले मैच में देख लें तब भी यही सिनेरियो देखने में आया है कि बाबर आजम के अलावा टीम का स्कोर जो है वो 50-50 होता है। तो बाबर आजम माइलस्टोन तो अचीव कर रहे हैं, पर्सनल माइलस्टोन, लेकिन टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। मतलब टीम के लिए बेनिफिट नहीं, जैसे तेंदुलकर सेंचुरी जब भी स्कोर करता था कहा जाता है इंडिया हार जाता है, तो सेम बाबर का भी यही सीन है, जब भी वो अच्छा खेलते हैं तो वो टीम हार जाती है। तो अली आदिल, आप क्या कहेंगे कि एक खिलाड़ी होता है जो अपने लिए खेलता है और खिलाड़ी होता है जो टीम के लिए खेलता है। आप बाबर आजम को दोनों में से किस कैटेगरी में रखेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि वो टीम के लिए ही खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर भी टीम के लिए ही खेला करते थे, दैट्स वाई उनको आज भी वहाँ पर इंडिया में आज भी उनको भगवान माना जाता है क्रिकेट का। और इसी तरह बाबर आजम है कि वो अगर उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, एक एंड को कंटेन करके रखते हैं, एक एंड को ऊपर विकेट रोक के रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक प्लेयर पर जो है ना वो सारा बर्डन नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर बाबर आजम 70 रन कर रहा है और पूरी टीम 150 रन पर आउट हो रही है तो इट्स मीन के टीम के अंदर कोई ऐसी कमजोरी है, बाकी आपकी या मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, या टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, या आपका लोअर मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, कि आपके पास खड़े होकर खेलने वाले प्लेयर नहीं है। एक प्लेयर तो एक एंड से आपको स्कोर करके दे रहा है लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में है, मुश्तबा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हफीज़ का एक बयान आया जिसमें हफीज़ ने यह बोला कि मैंने, चूँकि आपको पता है ओपनिंग जोड़ी के तौर पर बाबर आजम और जो थे उनके साथ जब भी वो खेलते थे ये लोग, तो रिजवान के साथ उसकी पार्टनरशिप जमती थी और बड़ा स्कोर कर जाते थे। इनकी ओपनिंग जोड़ी मशहूर थी, कई इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए बतौर ओपनर। फिर हफीज़ का बयान आया कि मैंने 3 महीने लगाकर बाबर आजम को इस बात पर मनाया कि वो अब ओपनिंग ना करें, वो बल्कि तीसरे नंबर पर आकर खेलें। आप क्या समझते हैं कि क्या ये दुरुस्त था कि एक कामयाब जोड़ी जब जा रही थी और दोनों अपने कैरियर के भी अरूज पर थे, उनको बतौर ओपनर बैट्समैन से उनको दूसरी जगह पर जाकर तो राज़ी कर लेना कि नहीं आप तीसरे नंबर पर खेलें या चौथे नंबर पर खेलें? बिल्कुल, हफीज़ ने जो मशवरा दिया था वो ओडीआई के रैंकिंग के मुताबिक दिया। ओडीआई में बाबर क्योंकि तीसरे नंबर पे आते हैं, तो उन्होंने उसको कंपेयर करके टी20 में भी सेम उन्होंने कहा कि आप नंबर 3 पे खेलें, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि देखा जाए तो टी20 वर्ल्ड कप में आप देखें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की शानदार ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान ने जो इंडिया को हराया था 10 विकेटों से हराया। उसके अलावा इंग्लैंड को 200 रन में जब चेस कर रहा था 10 विकेटों से हराया। तो ऐसे कई मुतअद्दिद मकामात पर उनकी सच्ची पार्टनरशिप्स हैं। बाबर थोड़ा स्लो खेलता है, रिजवान उसको कवर करता है थोड़ा तेज खेल के, तो इसको छेड़छाड़ करना मुझे खुद हफीज़ की अपनी परफॉर्मेंस जैसे है, उनकी एज ए डायरेक्टर भी यही परफॉर्मेंस नजर आई है। बतौर देखें ना टीम डायरेक्टर जो हफीज़ थे उनको अभी हटा भी दिया गया, अभी हैं भी नहीं, और बतौर टीम डायरेक्टर जो 2 सीरीज़ हुई हमारी बड़ी, तो दोनों में टीम हारी है। उसमें असल में उन्होंने ज़ाती तजर्बा उन्होंने बीच में लाया, उसमें उन्होंने पोजीशंस चेंज किए जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान टीम टी20 में एक अच्छी परफॉर्म कर दी जब से देखा जाए, चाहे वो वर्ल्ड कप हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में जो हालिया वर्ल्ड कप हुआ, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से हारी पाकिस्तान टीम, तो अच्छी परफॉर्मेंस थी पूरे टूर्नामेंट में। उन्होंने कहीं भी ओपनिंग की वजह से हमें कोई मसाइल नहीं, बैटिंग ऑर्डर की वजह से मसाइल नहीं पेश आए।
मैच खैर फाइनल हार गए लेकिन अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे, तो उसको छेड़छाड़ उसमें करना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं था। नादिया, आप कोई सवाल करना चाह रही थी जी अली आदिल से? सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि शाहिद अफरीदी ने कहा है कि हारिस रऊफ जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, और क्या आपको ऐसा लगता है, और अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो फिर उनको मैच में खिलाया क्यों गया, उनको क्यों शामिल किया गया? हारिस रऊफ अच्छा बॉलर है पाकिस्तान के लिए, जी उसने जी वर्ल्ड कप में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी जी जो हालिया वर्ल्ड कप था। अगर उसको आप कुछ मैचेस की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर कर दें या पीएसएल जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी नहीं खिलाएंगे तो उसको आप कहाँ मौका दे सकते हैं। इसके अच्छा, अलावा आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप इसको वो दुनिया की डिफरेंट लीग खेल लेकिन रहा क्या है। आपको लगता है वो आउट ऑफ फॉर्म है? आपको वो क्या आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी बॉलिंग स्किल्स तो है, वो जी अच्छा परफॉर्म करके उन्होंने दिखाया। स्पीड गन के नाम से मशहूर थे, वो स्पीड भी नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान में उनके सबसे अच्छा जो था वो स्लोअर बॉल भी करते हैं, यॉर्क भी कर लेते हैं, डेथ ओवर के बॉलर माने जाते हैं। लेकिन इस दफा तो डेथ ओवर्स में बड़ी मार खा रहे हैं, और हार्ड 100 मीटर का छक्का उन्हें शादाब ने मार दिया, बड़ा लंबा छक्का मारा। शादाब एक ऑलराउंडर के तौर पे माना जाता है, और वो अगर छक्का मार सकता है तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ का वो किसी को भी मार सकता है, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर के तौर पे तस्वीर किया जाता है। हारिस रऊफ की ठीक है, लेकिन थोड़ा इंटरनेशनल जितने मुकाबले उसमें तो फ्लॉप जाता है, तो अपने खिलाड़ियों के आगे तो वो शेर की तरह जनाब वो ऑलराउंडर यहाँ तो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर लग रहा था, और वहाँ लग रहा था कि ना बॉलिंग आती है अच्छी ना बैटिंग। और शादाब का भी सेम सिनेरियो था, वो भी पूरे वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म रहे, बल्कि उनका नाम ऑफ स्पिनर से फुल टॉस स्पिनर बन चुका था, तो वो भी तो खेल रहे हैं इस तरह हारिस रऊफ पे। और भी कई प्लेयर ऐसे हैं जो अभी पाकिस्तान टीम, मोहम्मद आमिर ले लें, वो भी पाकिस्तान टीम डोमेस्टिक पीएसएल में हिस्सा है, तो उनको यही मौका है, इनको यहाँ पे चांस है, इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अपनी बेहतर बनाए और आगे टीम में जो आने वाला वर्ल्ड कप उसमें जगह बनाए। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक खातून जो हैं वो फ़लस्तीन के हक़ में बैनर लेकर आई हैं पीएसएल में, तो उनको बाहर कर दिया गया, भेज दिया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये आपने अली आदिल अवान हाँ से जी इस वजह जी से जी तो नहीं ये सवाल पूछा कि इन्होंने पाकिस्तान के झंडे लगाए हैं? नहीं, इस तरह है कि मेरा ज़ाती नज़रिया इस बारे में ये है कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए, जी जी लेकिन क्योंकि बेशक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत रोना रोया जाता है दुनिया में, तो मैं तो इस चीज़ को कंडेम नहीं करूंगा कि अगर इस तरह किसी को फ़लस्तीन का झंडा लाने से रोका गया तो ये काफ़ी और तशवीशनाक वैसे ये बात है। सियासत से भी तो ऊपर की बात है, ये तो सियासत से ये भी तो ऊपर की बात एक है, लेकिन मुसलमानों का एक वो है जज्बा है कि वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं बड़े इससे प्लेटफॉर्म्स पर उसको मैं इससे भी उजागर आगे करना जी भी तो कह ह्यूमैनिटी सकते। के बिल्कुल, बेस पर देखता हूँ कि एज ए ह्यूमन भी हम लोगों को अगर मतलब कि हम किसी को किसी की जिसे कहते हैं कि आप किसी के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पे, मेरा जी नहीं ख्याल कि उसको रोका जाना जी चाहिए जी कहीं जी भी दुनिया में। आप पाकिस्तान के अलावा भी मेरे नहीं ख्याल कि कहीं पे रोका जा रहा है, अगर रोका जा रहा है तो वो काबिल मजम्मत है, तो पाकिस्तान दुरुस्त, में तो बिल्कुल नहीं रोका जाना दुरुस्त है, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हम साइम अयूब को देख रहे तो पहले मैच जब उन्होंने खेला इंटरनेशनल मैचेस में, जब उनकी पहला मैच था और उन्होंने शुरुआत की तो लगा कि ये बहुत सारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, लेकिन पीएसएल में अभी तक फ्लॉप जा रहे हैं, हालांकि आज के मैच में बिल्कुल फ्लॉप गए। उस हवाले से अली सर इस तरह है कि देखिए अभी नाफे ने बैटिंग की पहले 2 मैचेस में, तो वो एक बूम की तरह जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुए क्रिकेट की दुनिया में और सब ने उनकी बड़ी तारीफ की, लेकिन मुझे उस पर यही खदशात है कि खुदा ना खास्ता ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि प्लेयर को सबसे पहले उसका नेचुरल वे ऑफ प्लेइंग चेंज कर दिया जाता है, उसको कोचेस जो है वो उठा के हमारे लोकल कोचेस उसको नेशनल एकेडमी में ले जाके उसको रोकना सिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा जितनी खूबसूरत शॉट्स नाफे ने खेली हैं, अगर इसको कोचेस जो है इनको आके मॉड्यूल करना शुरू कर दें और इनको जो है वो यहाँ से आके 1 से सिखाना शुरू कर दें तो ये अगले 2-4 मैचेस में आपको फ्लॉप नजर आएगा। अच्छा, आपने नाम लिया नाफे का, तो सरफराज का जो एक बयान आया, सरफराज ने कहा कि ये वो प्लेयर है जिसको हमने वीडियो देखी और वीडियो देखकर हम ले आए। तो ऐसा भी होता है कि परफॉर्मेंस वैसे होता है ना कि खिलाड़ी आता है डोमेस्टिक के बहुत सारे मैचेस, अंडर 19 खेलेगा, फिर आगे ऊपर जाएगा, नेशनल के मुकाबलों में जाएगा। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप अगर देखें तो वसीम अकरम जो हैं वो भी बिल्कुल एक आम से नेट पे बॉलिंग कर रहे थे इमरान खान को, उन्होंने कभी अंडर 19 नहीं खेला था, कोई क्रिकेट नहीं खेली थी और इमरान खान ने उनको वहां से उनका टैलेंट हंट किया। तो मतलब कि मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है और ये एक अलमिया भी है कि आप ये देखें कि इतना अच्छा प्लेयर और उसको ये सहारा लेना पड़ा कि वो मतलब कि आपकी कोई प्रोग्राम किस्म का उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि उसने अपनी वीडियोस बना के दी। और फिर मैं तारीफ ही करूंगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट की कि वो जिन्होंने वहां से उनको पिक किया, और ये मेरे ख्याल से हमें और ज़्यादा इस चीज़ को देखना चाहिए हमारे अथॉरिटीज़ को कि कहाँ कहाँ पे प्लेयर्स खेलें, क्योंकि आजकल ग्राउंड्स भी ख़त्म हो चुके हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने ही है,
तो टैलेंट उस तरह से नहीं निकल के आ सकता सामने थ्रू प्रॉपर चैनल जिस तरह के आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन होता है ना कि जब आप अंडर 19 खेलते हैं वहाँ परफॉर्मेंस देते हैं, फिर आप बड़े मुकाबलों में आते हैं वहाँ परफॉर्मेंस देखते हैं, सेलेक्टर्स की नज़र तब आप पे पड़ती है और आप आते हैं। जैसे आप कल के प्रोग्राम में भी जिक्र करते हैं कि लाहौर जो है वो कलंदर जो है वो हमेशा से कैंप्स लगाती है और वहाँ पे नए टैलेंट को ग्रूम करती है और लेकर बात जो मैं कर रहा हूँ कि जो एक तो टैलेंट होता है खिलाड़ी के अंदर होता है, फिर वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल भी दो तरह के होते हैं ना। अब देखिए ना, एक तो आप अंडर 19 खेलते हैं, आप किसी एकेडमी में क्लब से खेलते हैं, फिर आप अंडर 19 के लिए सिलेक्ट होते हैं, अंडर 16 के लिए सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं। और एक वो चैनल है, एक चैनल आपके PSL ने आपको प्रोवाइड किया है कि हर फ्रेंचाइज जो है वो अपने टैलेंट हंट प्रोग्राम्स वगैरह मुनक्किद करती है। तो उनमें एक तो ग्राउंड्स में आके होते हैं, और एक अगर इस तरह है कि कोई वीडियोस वगैरह अपनी भेज के उसके जरिए अपनी तवज्जो जो है वो खींचता है अथॉरिटीज का, तो ये भी वेल एनफ है, फाइन है, आजकल का दौर है। और ये नज़रीन PSL के मुकाबले जा रहे हैं। आज भी हमारी गुफ्तगू PSL के हवाले से हमने काफ़ी सारे खिलाड़ियों की कर दी और बात की, लेकिन बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, हमने जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी देखे हैं, जब उनके कैरियर पर नज़र डालें या कभी उनसे कभी गुफ्तगू होती है और हम उनसे बैठकर बात करते हैं कि आप अपने कैरियर के अरूज तक कैसे पहुँचे, तो हमेशा से वो जो दास्तान सुनाते हैं वो मसाइब से भरपूर होती है, वो मुश्किलात से भरी हुई होती है। कोई वैसे ही स्टार नहीं बन जाता, बहुत सारी रास्तों में जैसे कि कांटे आते हैं, पुरखतर वादियाँ समझे के आती हैं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जीतता वही है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता है और वही बड़ा खिलाड़ी बनता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नई खबरों के साथ और नई तफसीलों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.